तो आज की क्लास में बच्चों हम लाइट चैप्टर में आगे बढ़ते हुए रिफ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहले ये क्लिपिंग देखिए, ये वीडियो देखिए। What happened to the pencil? अब देखिए, आपने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ली और उसको हाफ फिल कर दिया वाटर से और उसमें ये पेंसिल डिप की। आप क्या देखेंगे कि आपको एक एक पार्ट से ये पेंसिल बेंड हुई दिखाई देगी। और जब आप ये बाहर निकालेंगे तो पेंसिल तो बेंड नहीं होती है एक्चुअली, पर वो हमें बाहर से दिखाई देती है कि वो बेंड होगी। ऐसा क्यों? It is bent now. Is the pencil really bent? No, it just appears to be. You can see that when you take the pencil out again. The apparent bending of the pencil is a result of a property called refraction. In this lesson, you will learn about refraction and concepts associated with it. At the end of this lesson, ठीक है, तो बच्चों ये बेंड हुई क्यों दिखाई दी पेंसिल? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सभी अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रेंजिबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीजें अभी हम समझते हैं इस चैप्टर। you will be able to define refraction of light of a material, state Snell's law and verify it experimentally, define critical angle, define total internal reflection and discuss its applications, and find lateral and vertical shifts in refraction. When a ray of light propagates from one medium to another, for example, from air to water, its velocity changes. तो बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। ठीक है, And hence, it deviates from its path. This tendency of light to deviate or bend at the point of separation of two media is called refraction. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मींस चेंज होती है ना। और जब वो चेंज होगी वेलोसिटी, तो लाइट अपने पाथ से डाइविएट होगी। जैसे आप यहाँ देखिए, लाइट रे का की टेंडेंसी क्या थी, ये स्ट्रेट जाने की, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, वाटर में वो स्ट्रेट ना जाकर के ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, तो यही लाइट की टेंडेंसी कि वो बेंड हो जाती है दो मीडियाज के सेपरेशन पर। देखिए, ये सेपरेशन पॉइंट है जहां पर एयर और वाटर, ये दोनों मीडियम है, ये सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेपरेशन पॉइंट होता है। तो उस सेपरेशन पॉइंट पर जो लाइट है, ये क्या हो गई, स्ट्रेट ना जा करके बेंड हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। Let's return to our original question. Why does the pencil bend when immersed in water? What happens to it? Actually, the pencil doesn't really change its form at all. The apparent bending of the pencil occurs due to refraction of light. As it passes from air to water, the light bends at the surface of separation of the two media. तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये हाफ ग्लास फिल्ड था वाटर से, बाहर एयर थी और यहाँ वाटर, ये सेपरेशन वाला पॉइंट है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी इस सेपरेशन पॉइंट पर, वो बेंड हो जाएगी। इसी वजह से जब हम पेंसिल को डिप करते हैं वाटर में, तो वो हमें बाहर से बेंड फॉर्म में दिखाई देती है। In fact, any object partly immersed in a different medium will appear bent. Let's examine refraction of light as we saw it in the pencil and look at various terms associated with this phenomenon. The ray of light that is incident on a surface is called the incident ray. तो अब जनरल टर्म्स हम देखते हैं जो कि रिफ्रैक्शन से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है।
तो ये जो भी लाइट किसी सोर्स से आ रही है मीडियम में, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इंसिडेंट रे आप लोगों को पता है, रिफ्लेक्शन में भी आपने इसको देखा है। The ray that deviates at the point of incidence due to a change in medium is called the refracted ray. अब देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। ये वाली रे जब एयर से यहाँ वाटर में एंटर की तो बेंड हो गई, है ना। अभी ये बेंड इधर हो रही है, हो सकता है ये बेंड होकर के और इधर चली जाती, डिपेंड करता है मीडियम पे। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पर अभी आप यहाँ देखिए कि दो मीडिया के सेपरेशन पर जो रे बेंड हो गई उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। The perpendicular line between the two media is called the normal. अब ये देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी दोनों मीडिया के सेपरेशन पर। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, वो पॉइंट जहां पर दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर वो दोनों मीडियम कौन से हैं, एयर एंड वाटर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। The angle formed between the refracted ray and the normal at the point of incidence is known as angle of incidence. The angle between the normal and the refracted ray is known as angle of refraction. Let us consider a light ray traveling from air to water. As you can see, the ray of light bends towards the normal. ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए, यहाँ सन से जो लाइट एंटर कर रही है नॉर्मल के साथ, ये कौन जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर The incident ray and the refracted ray are in the same plane. These observations form the basis of the laws of refraction. The first law of refraction states that when a light ray passes from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. ठीक है, तो यही पहला लॉ है बच्चों, कि जब भी लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये देखिए, ये वाली जो लाइट रे है, ये सीधी जानी चाहिए थी, पर सीधी ना जाके इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये पहला लॉ है। ठीक है, अब ये रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। देखिए, वो मीडियम जहां पर जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे, तो वो रेयर मीडियम होता है, जैसे गैसियस, है ना। और जहां वो मीडियम जहां पर जो मॉलिक्यूल्स है मीडियम के वो पास पास होते हैं, तो उनको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है एयर और ग्लास से। ठीक है, एयर देखिए गैस होती है और ग्लास क्या होती है, सॉलिड। तो गैसेस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं ना, गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर को रेयर मीडियम। और ग्लास एक सॉलिड है, और आप लोगों को पता ही है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो इसलिए ग्लास क्या हो गई, डेंसर मीडियम। तो याद रखिएगा कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ, और इसी में अगर लाइट डेंसर से, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो रही है, ये लाइट रे आ रही है डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। When it passes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. देखिए यहाँ पर ग्लास डेंसर मीडियम हो गया और ग्लास के बाहर क्या है, एयर। तो डेंसर से जब लाइट रेयर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से, नॉर्मल रे ये है और इससे दूर जा रही है लाइट ये। ठीक है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। As per the second law, the incident ray, the normal at the point of incidence, and the refracted ray all lie in the same plane. ठीक है बच्चों, और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो रेज होती हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों ही सेम प्लेन पर लाई करती है। सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया,
कि अगर ये एक्स वाई प्लेन की हम बात करें तो ये तीनों ही जो रेज हैं वो एक्स वाई प्लेन पर लाई करेंगी. The ability of light to bend when passing from one medium to another is called refrangibility. ठीक है, तो लाइट रे की वो एबिलिटी जिसकी वजह से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बेंड होगी, वेदर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रेंजिबिलिटी. डेफिनेशन जो आ रही है ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ लाइट रेज टू बेंड on propagating from one medium to another is called refrangibility. Let's compare two situations where we observe the bending of light. When light passes from air to water, अब देखिए यहाँ पर लाइट एयर से वाटर में पास हो रही है. एयर क्या है? रेयरर मीडियम, और वाटर क्या है? डेंसर मीडियम. देखिए ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई. जाना उसको क्या था? लाइट की जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रेट जाने की थी, ऐसे जाना था उसको, पर वो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई. when light passes from air to glass, you can see that light bends or deviates differently in both cases. That यहाँ पर भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है और यहाँ पर भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, पर आप क्या देख रहे हैं? डेविएशन दोनों में डिफरेंट है. बेंड यहाँ भी हो रही है वो टुवर्ड्स नॉर्मल, और बेंड यहाँ भी हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, पर यहाँ ज्यादा बेंड हो रही है और यहाँ कम बेंड हो रही है. तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे. जो डेंसर मीडियम है वो कौन सा है. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू ग्लास दूर होते हैं. ठीक है, तो वो फिर भी लाइट को पास होने देंगे अपने अंदर से. That is, the angle of refraction in both cases is different. The deviation of light depends upon the nature of the two media and the optical density of the two media. The optical density of medium is determined by a property called refractive index. ठीक है, तो ये डिपेंड किस पर करती है? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है. और ये ऑप्टिकल डेंसिटी हमें कैसे पता चलती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म अब आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. The ratio of velocity of light in the first medium to that in the second medium is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. The refractive index remains constant for a given pair of media. तो यहाँ पर देखिए लाइट एंटर कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में. ये ग्लास मान लीजिए और बाहर क्या है? एयर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इन दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का रेशो. ठीक है, फर्स्ट मीडियम को अगर हम एयर माने तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता. जैसे एयर टू वाटर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, वाटर टू ग्लास कांस्टेंट हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू. Further, the ratio of velocity of light in air or vacuum to that in a medium is called the absolute refractive index. देखिए अब अगर हम वेलोसिटी और अगर वन ऑफ द मीडियम इज टेकन एज एयर है ना, तो अगर मीडियम एयर है और एयर से लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट इन अ मीडियम. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और ग्लास, जो भी मीडियम आपको गिवन हो. तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Mu of that medium. If the refractive index of a medium is relatively higher, the velocity of light rays in that medium will be relatively lesser. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
कि अगर किसी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हायर होता है, तो लाइट रेज की जो वेलोसिटी होती है उस मीडियम पे वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। For example, recall the bending of the pencil in water. As the refractive index of water is more than that of air, light travels at a lesser speed through water as compared to air. Thus, the pencil appears bent. It is difficult to determine the velocity of light in each medium. Therefore, another method of determining refractive index of media was needed. तो लाइट रेज की जो वेलोसिटी होती है वो हर मीडियम में कैलकुलेट करनी इजी नहीं होती। लाइट जैसे आपने एयर में कैलकुलेट की हुई है, वाटर की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमंड में कर सकते हैं, ग्लास में कर सकते हैं, पर हर एक बहुत सारे मीडियम है तो हर एक मीडियम में कैलकुलेट करना इजी नहीं है। तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक और नया लॉ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Wilbrord Snellius, a Dutch mathematician, discovered the relationship between the angle of incidence and the angle of refraction for two given optical media. On the basis of this knowledge, he proposed a law to measure the refractive index of a material. This law is known as Snell's law. According to Snell's law, the ratio between the values of the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction for two given optical media is a constant quantity. अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है? रेशियो बिटवीन द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंस का साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है। अब ये साइन, कॉस, टेन, थीटा ये सब आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री में, पर यहाँ पर आपको साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है यहाँ पर, बस ये लॉ याद कीजिए और मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो इसको बताऊंगी कि कैसे इसको करते हैं। Snell's law can be verified through an experiment using a glass slab, a white paper, and some pins. अब देखिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है। एक ग्लास स्लैब लिया गया है, ये व्हाइट पेपर है और ये ड्राइंग पिन्स है। ध्यान से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। For this experiment, we put a glass slab ABCD on a white paper and fix this paper on a wooden board. Next, we mark the boundary of the glass slab with a sharp pencil and then remove the slab. Then we mark a point P on side AB and draw a normal NP-N1. In the next step, we fix two pins, P1 and P2, at an angle of 30 degrees to the normal in a vertical position. A minimum of 5 centimeters of distance is kept between the pins to ensure that the points are easily distinguished. Now the glass slab is placed back on the paper the way it was before. On looking through this glass slab from side CD, the pins P1 and P2 appear at positions L1 and L2 due to refraction. Next, we fix two other pins, P3 and P4, where they are in line with the images L1 and L2 of the pins P1 and P2. In the next step, we remove all the pins and draw small circles around them. We join P3 and P4 to meet CD at R. After joining PR, we measure the angle of incidence P1PN and the angle of refraction N1PR. Finally, by finding their sign values and applying it in the formula, we find mu is equal to sin I divided by sin R. तो अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? ग्लास स्लैब लिए गए, दो पॉइंट्स पर P1 और P2 पे हमने क्या कर दिया? पिन फिक्स कर दी, ठीक है? और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिए गए थे। ये जो पिन्स थे हमने नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पर फिक्स किए थे, ठीक है?
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पिन को देखेंगे तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये पिन अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ना दिख करके कहाँ दिखेंगी, आपको जो डैश डैश लाइन में दिखाई दे रही है L1 और L2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि ये जो रे है, ठीक है, पिन को रिमूव करेंगे और इस रे की जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है वहां पर आप पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का की जो रेशो आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। If the experiment is repeated using different values of angles of incidence, the refractive index remains the same. ठीक है, आप इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए, हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट लीजिए। अभी यहाँ 30 लिया, आप 45 लीजिए, 60 लीजिए, हर बार आप एंगल अलग लेंगे पर सबकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी बच्चों वो हमेशा सेम आएगी। Thus, this experiment verifies Snell's law. The principle of Snell's law is valid regardless of the direction of the light. If a ray travels from medium 1 to medium 2 along a certain path, it will follow the same path while traveling from medium 2 to medium 1. फिर ये आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों कि अगर एक लाइट रे एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 क्या है यहाँ पर एयर और मीडियम 2 क्या है वाटर, तो अगर मान लीजिए मीडियम 1 से मीडियम 2 पर गई तो उसने यही पाथ फॉलो किया। अब अगर वो वापस आती है मीडियम 2 से मीडियम 1 पे तो वो सेम पाथ ही फॉलो करेगी, जिस पाथ से वो मीडियम 1 से मीडियम 2 पे गई है उसी पाथ से मीडियम 2 से मीडियम 1 में आएगी वापस। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। This is known as the principle of reversibility. Now let's consider a case. अब एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। Is from a denser medium to a rarer medium. अब यहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रही है And bends away from the normal. If the angle of incidence I in the denser medium is increased, then at a particular angle of incidence, the refracted ray propagates along the boundary of the two media. This angle of incidence is called critical angle of the given denser medium with respect to the given rarer medium and is denoted by dCr. तो देखिए बच्चों कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका कि ये देखिए, अभी हमेशा याद रखिएगा कि क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या है, लाइट रे ट्रैवल होगी डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक, यहाँ पर मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाऊं तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। यहाँ से मैं इंक्रीज करती गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आया जिस पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। As the refracted ray travels through the surface, it makes an angle of 90 degrees with the normal. Thus, we can say that at the critical angle, the angle of refraction is 90 degrees. If the angle of incidence is more than the critical angle, the देखिए यहाँ पर अब क्या किया आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से और इंक्रीज किया। तो इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो रहा है। ठीक, इस केस पर उस एंगल पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए अब यहाँ पर लाइट रेज जो हैं बच्चों, इन देखिए इसी मीडियम में आ रही है, इंसिडेंट रे भी इसी मीडियम में आ गई और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी मीडियम में आ गई। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
Refracted ray bends by more than 90 degrees. That is, it gets reflected back into the same denser medium. This phenomenon is known as total internal reflection. This property of light is responsible for an interesting natural phenomenon, mirages in deserts. ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है लाइट की प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना में यूज होते हैं, जैसे डेजर्ट्स में मिराज। डेजर्ट्स में क्या होता है, जब ग्रुप्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं तो उनको बहुत दूर होता है वाटर, लेकिन वो उसकी इमेज दिखाई देती है पास में, इसको बोलते हैं मिराज। We sometimes see mirages where images of distant trees are visible when the temperatures are high. In nature, images of trees are formed only in water. We may therefore be tricked into believing that we are near water and trees. However, these images vanish as we approach the location. तो डेजर्ट्स में जैसे जैसे दूर से तो इमेज दिखाई देगी वाटर की, लेकिन जैसे जैसे क्लोजर अप्रोच करते जाएंगे वो इमेज जो होगी वो वैनिश हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं मिराज। A mirage is caused by the total internal reflection of light. अब देखिए ऐसा क्यों लगता है कि वाटर की इमेज है और हम जैसे ही पास जाते हैं, क्लोजर जाते हैं, तो वाटर की इमेज जो है वो गायब हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अभी यहाँ ध्यान से देखिएगा लाइट रेस कैसे आ रही है और हमारे आईज तक कैसे पहुंचती है। When the sun is high in the sky, the sand gets hot before the layers of air above it. Light rays from trees travel from an optically denser air layer to a rarer layer and hence bend away from the normal. This bending continues till a stage is reached. जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाएंगे तो मीडियम एयर होता जाता है, क्योंकि आपको पता है ना हॉटर एयर जो होती है वो राइज होती है, ऊपर की हवा गर्म और नीचे की ठंडी होती है, तो इसलिए जो ऊपर की लेयर होती है एयर की वो रेयर होती है और नीचे की जो लेयर होती है वो जो ग्राउंड के पास वाली जो लेयर होती है एयर की वो क्या होती है, डेंसर। तो जब क्या होता है कि लाइट आ रही है इस सोर्स से, मान लीजिए तो कितनी सारी लेयर्स हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर की, हर टाइम जो है लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, और वो हमारे आईज तक तो ऐसे गई, पर देखिए ये किस तरह से पाथ फॉलो करके जा रही है, जाना ऐसे था पर वो बेंड होकर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे बेंड होकर के हमारे आईज तक ऐसे पहुंच रही है। Where the angle of incidence becomes greater than the critical angle and total internal reflection takes place. The totally reflected rays that reach the eyes appear to come from a point on the ground where the image of the tree is formed. पर वो जो टोटल जो रेज आईज तक पहुंच रही है वो पीछे ऐसे बेंड हुई दिखाई देती है, जहां पर हमें इस ट्री की इमेज यहाँ नीचे दिखाई देती है और हम सोचते हैं क्योंकि ट्रीज की इमेज क्या है वाटर में ही दिखाई देती है, तो यहाँ नीचे जरूर से वाटर होगा। Thus, we see inverted images of trees even though there is no water around. When a ray is incident on the surface, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आ रही है, लेटरल शिफ्ट। देखिए लेटरल शिफ्ट क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेटरल शिफ्ट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। surface of a transparent medium such as glass, its position changes laterally when it goes out of the medium. देखिए यहाँ पर ये तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ बाहर एयर है, यहाँ ग्लास है, लाइट ये इंसिडेंट रे आ रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। अब यहाँ पर ये ग्लास है और बाहर एयर है, ग्लास से यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। अब देखिए ये उसका पाथ है, पर एक्चुअल उसको कैसे जाना था, अगर ये मीडियम ना होते तो वो लाइट रे कैसे जाती, स्ट्रेट, पर वो अपने पाथ से क्या हो गई, शिफ्ट, इसी को हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाता है बच्चों, ये जो लाइट रे जो उसका एक्चुअल पाथ था और रिफ्रैक्शन के बाद जो पाथ हुआ इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए डेफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। अब ये जो रे बेंड होकर के यहाँ जा रही है इसको हम एमर्जेंट रे बोलेंगे।
after passing through a transparent medium. This is called lateral shift. This shift of the refracted ray laterally is called a lateral shift. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे थी जो स्ट्रेट आने की उसकी टेंडेंसी थी, पर वो क्या हो गई, बेंड हो गई रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। तो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट। Now let's derive an expression for the lateral shift in a glass slab. Consider refraction of light through the glass slab ABCD shown. Light ray PQ incidence at Q on the face AB of the slab and refracts on passing from air to glass. In the glass, the refracted ray QR incidence at R on the face CD of the slab. At R, the ray again refracts into air and emerges as RS. Thus, RS is the emergent ray. In the absence of the glass slab, the ray PQ would have traversed along the dotted line QU as shown. ठीक है ना, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो लाइट रे होती PQ वो कैसा, वो ये वाला स्ट्रेट पाथ फॉलो करती, क्योंकि ये ग्लास स्लैब प्रेजेंट है इसलिए ये क्या हो गई, बेंड हो गई। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, RS इज द एमरजेंट रे। Since the faces AB and CD of the slab are parallel, the ray RS is parallel to PQ. Hence, in total, the deviation of the light ray is 0, but the ray is shifted laterally. ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है हमने और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, ABCD के पैरेलल है, इसलिए ये जो PQ होगी वो RS के भी पैरेलल होगी। The perpendicular distance between the emergent ray RS and the incident ray PQU is the measure of the lateral shift and is denoted by S. RU represents this lateral shift in the figure. NQT is the normal at Q on the face AB of the slab. QT is the thickness of the slab, represented by T. Angle PQN is the angle of incidence of the light ray in air, represented by I. Angle TQR is the angle of refraction of the ray in the slab, represented by R. Hence, angle RQU represents the angle of deviation of the light ray when refracted into glass. It is equal to I minus R. Now consider the right triangle QRU. In this triangle, sine of I minus R is equal to the ratio of S to QR. Thus, QR is equal to the ratio of S to sine of I minus R. This gives you equation 1. Now consider the right triangle QTR. In this triangle, cosine of R is equal to the ratio of QT to QR, which is equal to the ratio of thickness T of the slab to QR. Thus, QR is equal to the ratio of T to cosine of R. This gives you equation 2. From equations 1 and 2, we get the lateral shift in the slab as S is equal to T multiplied by sine I minus R divided by cos R. Besides lateral shifts, you can observe. अब बच्चों ये जो लेटरल शिफ्ट का आपके पास एक्सप्रेशन आया है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन याद करनी है। ये जो डेरिवेशन थी ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। इसके बाद आता है बच्चों वर्टिकल शिफ्ट। अगर आप यहाँ ऊपर से रेयर से टेंशन मीडियम में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो आपको इमेज होती है वो कहीं और दिखाई देती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से कहीं दूर। जैसे आप क्या करें कि एक वाटर का टम्बलर लें या टब लें और उसके अंदर कोई कॉइन डाल दें, तो आप अगर हाथ लेकर के जो उसकी पोजीशन दिखाई दे रही है अगर वहां पर अपने हाथ से उसको उठाना चाहेंगे तो वो वहां से वहां पे नहीं होगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन से कहीं दूर दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट। The vertical shifts because of refraction of light. For example, when you look into a swimming pool,
you generally feel it looks shallower than it really is. This is caused by a vertical shift in the rays refracted when changing media between air and water. You can verify the phenomenon of vertical shifts through an experiment. Put a coin at the bottom of the trough containing water to a depth h. When viewed from above, the bottom of the trough and the coin appear to be raised. ठीक है ना, देखिए ये एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ पर है कॉइन की, लेकिन आप जब बाहर से एयर से एक दूसरे मीडियम से उसको देखेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर हाइट पर दिखाई देगा, इसको बोलते हैं उसकी एपरेंट पोजीशन। तो इसकी भी डेरिवेशन या फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, पर वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको याद करना है। This change in the perceived depth of an object in a denser medium as observed from a rarer medium is known as vertical shift. ठीक है, तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज होता है, बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला। रियल डेप्थ देखिए, यहाँ से अगर हम मेजर करें, अगर ये वाटर की हाइट इतनी है तो कॉइन यहाँ पर है, तो ये एच इसका रियल डेप्थ हो गई, पर वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पर। तो ये वाली एपरेंट डेप्थ हो गई। तो एपरेंट डेप्थ को आपने अगर एच डैश से डिनोट किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। Refractive index mu of a material is the ratio of real depth h to apparent depth h dash. Thus, apparent depth is the ratio of real depth to the refractive index. Vertical shift, denoted as delta H, is equal to the difference of real depth and apparent depth. By substituting the values of H and H dash, we get the expression of vertical shift as H multiplied by 1 minus 1 divided by mu. तो आपको सिर्फ यहाँ पर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये भी फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं वर्टिकल शिफ्ट का, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपकी क्लास में ये नहीं है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन के बेसिक्स है बच्चों वो खत्म होते हैं, और इसमें आपको ये जितनी भी टर्म्स आज बताई गई हैं ये याद करना है। अगली क्लास में हम लेंसेज को डिस्कस करेंगे।